गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स समझेंगे और इसको समझने के लिए हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि यंग ने किस तरह एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और लाइट की वेव नेचर को प्रूव किया। तो इसको शुरू करने से पहले हम इंटरफेरेंस की एक डेफिनेशन पहले मैं यहाँ लिखती हूँ और फिर आपको इसके बारे में बताती चली जाऊंगी कि हम उस डेफिनेशन से क्या मतलब है हमारा। सो व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स? इट इज एक्चुअली द redistribution of light energy when light from two coherent sources superimpose on each other तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस क्या है और इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, ये सामने स्केच क्या किया हुआ है, इसको हम एक बार अच्छे से समझते हैं। तो what I have written is redistribution of light energy when light from two coherent sources superimpose on each other। तो इसमें हमें एक तो ये समझना है redistribution of light energy का क्या मतलब है, और दूसरा हम ये भी जानना चाहते हैं कि coherent sources क्या होते हैं। देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने 11th में पढ़ा है, लेकिन उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और मैं एक एक स्टेप करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम इस बात को यहाँ से शुरू करते हैं कि हमने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया है और ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा पार्ट दिखाया हुआ है स्फेरिकल वेव फ्रंट का। इसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हमने यहाँ पर दो स्लिट्स ली हुई हैं, उसका एक सेक्शन है आपके सामने, तो आपको ये खाली सर्कल की फॉर्म में या डॉट की फॉर्म में नजर आ रहा है, अदरवाइज ये स्लिट्स हैं। और जब सोर्स से लाइट एमिट हो रही है तो वो इन स्लिट्स में से पास कर रही है। अब जब ये स्लिट्स में से पास करती है और अगर हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रीन हो तो हम एक अलग सा पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं स्क्रीन पर, और पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि हमें लाइट और डार्क बैंड्स नजर आते हैं। यानी यहाँ पर जो मिडल ऑफ द स्क्रीन है, यहाँ पर हमें एक लाइट बैंड नजर आता है, फिर हमें एक डार्क बैंड नजर आता है डार्क, और फिर हमें लाइट बैंड नजर आता है, फिर एक डार्क बैंड नजर आता है, और ऐसा पूरी स्क्रीन पे चलता है काफी दूर तक। अगर हम इसको जनरल समझने की कोशिश करें तो अगर हमारे पास एक लाइट का सोर्स हो, सपोज मैं लाइट का सोर्स है और एक स्लिट में से उसको यहाँ पर ऐसे दिखा रही हूँ, तो सीधे सीधे वो लाइट, बिकॉज न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी तो ये कहती थी कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर अगर लाइट का सोर्स होता और लाइट इसमें से ट्रेवल करके जाती तो यहाँ पर हमें एक ब्राइट स्पॉट नजर आता। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं एक लेजर लाइट ले लूं और यहाँ पर उसको ऐसे इस होल में से पास करने की कोशिश करूं तो लाइट सीधे चल के जाती और यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट नजर आता। लेकिन फिलहाल हमने जो स्केच किया हुआ है उसमें क्या हो रहा है कि हमें दो ब्राइट स्पॉट्स नजर नहीं आ रहे। हमने एक सोर्स लिया हुआ है और एक सोर्स से हमने उस सोर्स की लाइट को दो सोर्सेज में स्प्लिट कर दिया, और ये दो सोर्सेज की लाइट जो है वो आपस में सुपर इम्पोज कर रही है, यानी एक दूसरे पे ओवरलैपिंग हो रही है, मिक्सिंग हो रही है लाइट की। और जब ये ओवरलैपिंग हो रही है तो हमें स्क्रीन पे एक पैटर्न नजर आ रहा है। पैटर्न के अंदर कहीं पर हमें बहुत ब्राइट लाइट नजर आ रही है, फिर उतनी ही जगह छोड़ के एक डार्क बैंड नजर आ रहा है, फिर उसके बाद हमें एक ब्राइट बैंड नजर आ रहा है। यानी कि लाइट की जो एनर्जी थी वो सारे में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, कहीं पे ज्यादा, यहाँ पे नहीं होने का मतलब है यहाँ जो नहीं है वो यहाँ फिर मिल गई, तो यानी लाइट की एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई पूरी स्क्रीन पे। अब यहाँ ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि लाइट की जो एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब हमें ये समझना है कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या हैं, तो मैं यही से आपको बताऊंगी कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। इंटरफेरेंस को समझने के लिए और इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज की ही जरूरत होती है। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? वो लाइट के दो सोर्सेज जो कि जिनमें से जब लाइट आ रही हो बाहर, या जिनको हम लाइट का सोर्स कंसिडर कर रहे हैं, उनकी लाइट
में आपस में या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या फिर फेज डिफरेंस हो ही ना। सो कोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच एमिट लाइट हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यानी कि इसकी जो लाइट है इसकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। देन the second point is that they should either have constant or no phase difference. So I am writing it here, coherent sources में हमारा जो wavelength है ये same होना चाहिए and they should have constant or no phase difference. No phase difference. They should have constant और no phase difference. अब इस बात को समझेंगे कैसे कि हमने ये दो सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस लिए हैं और इनमें कांस्टेंट या नो फेज डिफरेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसको इस बात से यहाँ पे समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक सोर्स दिखाया जो कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स एमिट कर रहा है, उसके सामने हमने दो स्लिट्स लगा दी। एक वेव फ्रंट जो ये रेड वाला लास्ट बना हुआ है, इस वेव फ्रंट का एक पार्ट S1 स्लिट में से निकल के जा रहा है और इसी वेव फ्रंट का दूसरा पार्ट यहां से निकल के जा रहा है। अब हमने ये पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक वेव फ्रंट क्या होता है। हमने पढ़ा था दैट अ वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच ऑसिलेट इन द सेम फेज। इट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच ऑसिलेट इन द सेम फेज। तो जब सेम फेज में ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल्स ही हमें यहाँ पर लाइट वेव के मिल रहे हैं, तो इसका ये वाला वेव फ्रंट जो पार्ट यहाँ पे आया और जो पार्ट यहाँ पे आया, ये दोनों भी सेम फेज में होंगे। तो अगर ये दोनों सेम फेज में हैं तो इस वेव फ्रंट और इस वेव फ्रंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं है फिलहाल। और अगर हम इसको ऐसे भी देखें कि S का जो सोर्स है, सोर्स इससे मैंने यहाँ S1 और S2 की दूरी बराबर ली हुई है। तो जब मैं दूरी बराबर लेती हूँ तो अब ये यहाँ पर जो वेव फ्रंट मुझे मिल रहे हैं, जैसे ये वेव फ्रंट मिला, ये वेव फ्रंट मिला, इनमें आपस में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये बराबर दूरी तय करते हुए आए हैं और जो ऑसिलेशन यहाँ पे हो रही है एग्जैक्टली वही ऑसिलेशन यहाँ पे हो रही है। तो इनमें आपस में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। जैसे जैसे ये वीडियो हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसको और समझते जाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर सोर्स कोहेरेंट नहीं हो तो फिर यहाँ पैटर्न में क्या चेंज आएगा और इन कोहेरेंट सोर्स हम कैसा ले सकते हैं वो भी मैं इसके बाद बताऊंगी। फिलहाल हम इस बात पे स्टिक करते हैं कि हमें दो कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए थे इस पर्टिकुलर पैटर्न को देखने के लिए। और पैटर्न जैसे मैंने बताया, अगर हमारे पास एक लाइट का सोर्स हो और एक स्लिट हो तो एक डॉट मिलेगा, लेकिन अगर हमारे पास एक सोर्स है, दो स्लिट्स हैं, तो हमें एक या दो डॉट नहीं मिल रहे। ऐसा भी नहीं हो रहा कि लाइट इस ऑब्स्टेकल की वजह से, ये जो बीच में कार्डबोर्ड है या कोई भी ऑब्स्टेकल जो बीच में जहां जिसके अक्रॉस हमने दो स्लिट्स ली हुई है, ऐसा भी नहीं हो रहा कि जब लाइट इसमें से पास कर रही है तो ऑब्स्टेकल की वजह से यहां तक पहुंच ही नहीं पाई, ऐसा नहीं हो रहा। तो जो ये थ्योरी है कि लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ऐसे करके ट्रेवल करके जाएगी, तो अगर यहाँ पे सोर्स है और यहाँ स्लिट होता तभी यहाँ पे डॉट मिलता, ऐसा नहीं है। अगर सोर्स यहाँ पर है और हमारे पास स्लिट, देखिए सोर्स यहाँ है, स्लिट यहाँ है, उसके बाद भी हमें स्क्रीन पे लाइट मिल रही है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास ये बड़े बड़े वेव फ्रंट्स हैं और वेव फ्रंट का कुछ पोर्शन जो है वो इसमें से और कुछ पोर्शन यहाँ से हमें इसमें मिल रहा है। सो पहली बात तो यही है जो समझ में आनी चाहिए कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी और वेव थ्योरी में क्या फर्क है, स्क्रीन पे हमें अदरवाइज क्या मिलना चाहिए था और अब हमें क्या मिल रहा है। तो वन इज दिस। इसके बाद हम अब इसके ऊपर कुछ और इसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि इसकी डेरिवेशन करते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये पैटर्न हमें क्यों मिल रहा है। तो मैं एक बार इसको इरेज करूंगी और फिर आपको यहाँ पे करके बताऊंगी। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि इट इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी व्हेन लाइट फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। तो हमने 11th में सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा है। सुपर पोजिशन, अब लाइट भी आप कह चुके हो कि लाइट इज अ वेव, तो वेव में ऑब्वियसली वेव में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लागू होता है, तो यहाँ पर भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लागू होगा। अब if light is a wave, then it can be represented by an equation of a wave, which is y is equal to a sin omega t
इससे हम एक वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने जो दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाए S1 और S2, इनमें से एक में से निकलने वाली जो वेव है उसको हमने A sin ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक एक चीज यहाँ पे समझते जाएंगे। मान लेते हैं कि मैं इसको y1 से दिखा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट जो यहाँ से वेव निकल रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट को y1 से दिखा रही हूँ, और a एम्पलीट्यूड है ऑफ द वेव विच इज कमिंग आउट फ्रॉम S1। अब इस एम्पलीट्यूड को लेटर से मैंने A1 से दिखा दिया, दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज A1। बट क्योंकि ओके अभी पहले इतना ही करते हैं। सो y1 इज A1 sin ओमेगा टी। अब S2 से हमने दूसरे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स लिए हुए हैं और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ y2 इज इक्वल टू A2 sin ओमेगा टी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो चीजें। नंबर एक, y2 इसमें से जो वेव आ रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं एट एनी टाइम t। मैंने यहाँ पर एम्पलीट्यूड A2 दिखाया है ऑफ द वेव। जब भी हम इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे तो हमें जो सोर्सेस चाहिए उनमें से निकलने वाली वेव के लिए हमने पहले लिखा था कि कोहेरेंट सोर्सेज में जो वेवलेंथ है वो सेम होनी चाहिए। एक कंडीशन और होती है कि उनमें नियरली सेम एम्पलीट्यूड भी होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है और नियरली सेम, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का नहीं होना चाहिए। तो हम ये मान के चलेंगे A1 और A2 हैव नियरली द सेम एम्पलीट्यूड। दूसरा, मैंने आपको ये भी बोला था दैट दे मे हैव नो फेज डिफरेंस। तो अभी जस्ट अगर मैं साइन का जो आर्ग्यूमेंट है ओमेगा टी और यहाँ भी साइन का आर्ग्यूमेंट ओमेगा टी लिखूं, इट मीन्स इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि हो सकता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो हम यहाँ पर फाई को ऐड कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई ऑफ द वेव विच इज कमिंग आउट फ्रॉम S2। तो y1 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया और y2 को ऐसे रिप्रेजेंट किया। Now, what does the principle of superposition say? It states that कि किसी भी एक जगह पर जब y नेट हमें देखना है जहां y1 और y2 मिल रहे हो, यानी कि y नेट is equal to y1 plus y2. So net displacement at any point due to the superposition of waves is equal to the vector sum is equal to the sum of the displacements, individual displacement of the first wave and the second wave. So this is the superposition principle, and you have written y net is equal to y1 plus y2. Now we can write down y net is equal to A1 sin omega t प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान रखेंगे नियरली सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। और ये ओमेगा और ओमेगा इसलिए लिया गया बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई न्यू, वी नो दैट, एंड 2 पाई न्यू इज c by v is equal to nu lambda. So nu is equal to v by lambda if we are talking about light. So velocity of light will be c upon lambda. Now we have to take lambda same and c, क्योंकि एक ही उस मीडियम की बात हो रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने c लेना है, तो हम ओमेगा को चेंज नहीं करेंगे। सो ओमेगा विल बी द सेम। तो हमने A1 और A2 को थोड़ा सा डिफरेंट दिखा दिया और कांस्टेंट फेज डिफरेंस दिखाने के लिए फाई हमने ले लिया, बट फाई कैन बी 0 ऑल्सो। अब इसके बाद क्या करना है, आपके पास y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस ये आ गया, इसको आप ऐड कर दीजिए। आप ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें यूज करेंगे। सो वी विल गेट A1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब इसको खोलेंगे साइन A प्लस बी की तरह, तो ये बन जाएगा A2 साइन A कॉस B। अगर इसको A मान लूं और इसको B मान लूं तो साइन A कॉस B प्लस, ये तो मैं ऐसे ही लिखूंगी A2, फिर कॉस A साइन B, कॉस A साइन B, ये आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां पर जो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सुपरपोजिशन मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, ये फॉर्म में मिल रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये फॉर्म हमारी समझ में कम आ रही है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, ये जो हमारे ये वाले फैक्टर्स हैं इसमें साइन ओमेगा टी हमारे पास कॉमन है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं A1 प्लस A2 कॉस फाई, और बाहर हम ले लेते हैं साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर हमारे पास है अगला टर्म, जैसे हमने यहाँ साइन ओमेगा टी लिया है तो इसका कॉस ओमेगा टी इधर कर लेंगे, इसको लिख देते हैं A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी।
तो ये हमारे पास कुछ थोड़ा सा इसको बेटर हम इसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। अब इसके अंदर फिर से कुछ एक एजम्पशन करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि इस पैटर्न को हम क्लियरली समझ पाए जो हमें स्क्रीन पे मिल रहा है। तो वाई नेट के लिए हम क्या करेंगे, a1 प्लस a2 cos फाई लिखेंगे, लेट a1 प्लस a2 cos फाई इज इक्वल टू, इसको एक नया, क्योंकि ये तो एम्पलीट्यूड्स ही है तो इसको हम एक नया फॉर्म दे देते हैं, लेट अस से इट इज इक्वल टू a। अब ये साइन है और मैं इसको साइन a प्लस बी की फॉर्म में लेके जाना चाहती हूँ, तो a cos, लेट अस से a cos और इसको बड़ा फला फाई मान देते हैं, ठीक है। a cos थीटा भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, फाई भी लिख सकते हैं, a cos थीटा भी लिख सकते हैं, सो दिस इज a cos फाई। और इसको हमने लिया a2 साइन फाई को हमने लिया कैपिटल A साइन फाई। लेट अस से दिस इज दिस, एज्यूम किया हमने एम्पलीट्यूड्स को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, ताकि हमारे पास एक अच्छे फॉर्म में ये आ जाए। अब अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चाहे तो यहाँ पे थीटा भी ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमने फाई की जगह थीटा लिया और कुछ चेंज किया इसमें, तो यहाँ पर थीटा ले सकते थे, यहाँ पर भी थीटा ले सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा वाई नेट इज इक्वल टू, इसकी जगह मैंने लिखा a cos फाई साइन ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी, और ये वाला तो साइन फाई है ही, ऊपर से साइन फाई, ये आ गया। सो वाई नेट इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये बन गया। विच मीन्स दैट जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, resultant displacement at any point at any time t, it is given by a sin omega t plus phi, where what is a, वो मैं यहां लिख के बता रही हूं। कैपिटल A क्या है, एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, उसको समझ लेते हैं। सो वी विल राइट डाउन, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 वी कैन राइट डाउन स्क्वायरिंग, इसको स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई, राइट। और ये cos फाई नहीं होगा, cos स्क्वायर फाई, सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। और दूसरे में से क्या आएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई में a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ऐड होगा तो सिर्फ a स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया a1 स्क्वायर प्लस इन दोनों से आ गया a2 स्क्वायर प्लस यहाँ से आ गया 2a1 a2 cos फाई, दिस इज इक्वल टू, इसमें इसको ऐड किया तो खाली a स्क्वायर आया, क्योंकि cos स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई फिर से 1 हो जाएगा। सो वी हैव एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, विच मीन्स एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर plus 2a1 a2 cos phi. Now this represents कि एम्पलीट्यूड जो हमें मिलेगा स्क्रीन पर, लाइट का जो इंटेंसिटी मिलेगी वो किस तरीके से होगा, बिकॉज इंटेंसिटी दैट वी गेट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये बात मैंने एक बार पहले भी आपको बताई थी कि इंटेंसिटी हमेशा वेव में एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। सो वॉट एवर इंटेंसिटी वी आर गेटिंग ऑन द स्क्रीन इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। नाउ एम्पलीट्यूड इज दिस मच, तो ये आपको बता देगा कि कितना इंटेंसिटी या कितना एम्पलीट्यूड के हिसाब से कितनी इंटेंसिटी स्क्रीन पे हमें मिल रही है। तो अगर मैं इसको इस तरह आपको करके दिखाऊं, इसको ऊपर से मैं इरेज कर रही हूं, यहां पे करके बताती हूँ। देखिए, से phi is 0, then cos phi will be 1। मान लेते हैं कि फेज डिफरेंस नहीं है तो cos phi 1 हो जाएगा। अगर cos phi 1 हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इफ
A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, मान लेते हैं एम्पलीट्यूड भी बराबर हैं, तो A मैक्सिमम क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, दैट इज 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 4A स्क्वायर, दैट इज A मैक्सिमम इज 2A, विच मीन्स दैट, यहां से ध्यान से देखें इस बात को, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट वी आर गेटिंग इज 2A। मैंने अभी आपको बताया था इंटेंसिटी जो हमें मिलती है, इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इसका मतलब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलेगी, मैक्सिमम वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अगर मैं करूंगी तो आएगा 4A स्क्वायर। और जब मैंने एक स्लिट में से S1 में से अगर मैंने एम्पलीट्यूड A1 यानी कि A लिया है, तो यानी एक स्लिट में से जो एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट निकल रहा है वो A है, तो यहाँ की इंटेंसिटी हो गई प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, यानी एक स्लिट में से जो इंटेंसिटी निकल के आती तो वो A स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होती, इतनी इंटेंसिटी निकलती। लेकिन जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव हो गया तो स्क्रीन पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है वो 4A स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स ऑफ द इंटेंसिटी दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सिंगल स्लिट, उतनी हमें मिल रही है। तो ये चीज इस बात को क्लियर करती है। और इसको आप ऐसे भी, एक और भी तरीका है, मैं आगे करके बता रही हूं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 विच इज नथिंग बट A1 प्लस A2 का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट A1 प्लस A2 का स्क्वायर। सो A मैक्सिमम, A स्क्वायर मैक्सिमम कैन बी रिटन एज दिस। और अगर मुझे मिनिमम देखना हो तो मिनिमम कितना हो जाएगा, A स्क्वायर मिनिमम। मिनिमम तब होगा जब फाई, जो हमारा एक्सप्रेशन था जिसमें यहाँ पे फाई था, अगर वो -1 होगा तो वो मिनिमम है, बिकॉज कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो A स्क्वायर मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, विच मीन्स A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब हमने कहा कि इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी मिनिमम मैं निकालूं तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होती है, तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर हमने निकाला हुआ है, ये बन गया A1 प्लस A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ये आ गया। सो रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी इज दिस मच, ठीक है। तो जो स्क्रीन पे हमें पैटर्न मिल रहा है, अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता तो हमें ये पैटर्न मिलता, यानी A1 प्लस A2 का स्क्वायर करते तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती, और A1 माइनस A2 जो भी इनमें से बड़ा होता, उसमें से छोटा माइनस होता, उसका स्क्वायर करते तो मिनिमम इंटेंसिटी मिलती। लेकिन अगर A1 और A2 बराबर होते दोनों, तब हमें क्या मिलता, तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती 4A स्क्वायर, यानी जितनी एक स्लिट में से आ रही है उससे 4 गुना ज्यादा इंटेंसिटी हमें एक जगह मिलती। और मिनिमम क्या मिलती, 0, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाते तो मिनिमम 0। इसका मतलब फर्दर और समझें तो क्या होगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइट बैंड हमें मिलता, रोशनी बहुत ज्यादा, 4 गुना ज्यादा जितनी एक स्लिट में से मिल रही है। और दूसरा पोर्शन हमें क्या मिलता, 0 इंटेंसिटी, यानी कि वहां पे कंप्लीट डार्कनेस मिलती। तो हमें क्या मिलता, ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स मिलते, ये हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, इसमें जो ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स हमें मिल रहे हैं, कहां पर मिड ऑफ द स्क्रीन पे हमें क्या मिलता है, कौन सी जगह पर ब्राइट मिलेगा, कौन सा डार्क होगा, इसके भी एक मैथमेटिकली हमने इसको भी कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि कौन से पोजीशन पे हमें ब्राइट और डार्क बैंड्स मिलेंगे। और इन ब्राइट और डार्क बैंड्स को हम फ्रिंजेस भी बोलते हैं। तो आगे के पूरे बात में हम इनको बैंड्स ना बोल के फ्रिंजेस के बारे में हम बात करेंगे। हम बोलेंगे दीज आर फ्रिंजेस विच आर ऑल्टरनेटली ब्राइट एंड डार्क। और ये फ्रिंज कहाँ पर कौन सा मिलेगा, कहाँ ब्राइट मिलेगा, कहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा, इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे को स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न मिल रहा है ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का। और इस पैटर्न में हमने मैक्सिमम और मिनिमम कितनी इंटेंसिटी हमें लाइट की यहाँ पे मिल रही है वो हमने फाइंड आउट किया। मैं फिर एक बार बता दूं कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। और जो जितनी विड्थ होती है स्लिट की, जितनी हमने विड्थ ली हुई होती है स्लिट की,
उसमें से जो लाइट निकल के जाती है। तो विड्थ ऑफ द स्लिट जो है वो और इंटेंसिटी भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जितना आप विड्थ लेंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की उसको क्रॉस करके जा पाएगी। तो और यही चीज एम्पलीट्यूड स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि हमारे जो दोनों, अगर मैं दोनों एम्पलीट्यूड्स को ए ही मान के चल रही हूँ, तो मैंने ये मान के चली हूँ मैं यहाँ पर कि मैंने दोनों स्लिट्स की जो विड्थ है वो सेम ली हुई है, ताकि सेम एम्पलीट्यूड की लाइट उसमें से निकले। ऑब्वियसली एक ही सोर्स था तो सेम वेवलेंथ की लाइट भी उसमें से निकल रही थी, और मैंने बराबर दूरी पर एस को बीच में लिया था और S1 और S2 बराबर दूरी पे लिए थे, तो उनमें फेज डिफरेंस भी नहीं था। तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हमने लिए और हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे नजर आया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन से जगह पर हमें ब्राइट और कौन सी जगह पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। थैंक यू।